शेरू जहांगीर, आप कल भी मैसेज कर रहे थे भाई मेरे को, फेसबुक पे मैसेज कर लो। यहाँ मैसेज करने से मुझे कैसे पता चलेगा तुम कौन हो? फेसबुक पे मैसेज कर लो, अपना आईडी कार्ड भेज दो, अपनी रिसिप्ट भेज दो, फिर कुछ सोचूंगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ इतने लंबे लंबे 20 बार मैसेज करने से क्या होगा? चलो जी, आ जाओ। सॉरी भाई, थोड़ा सा लेट हो गया आज मैं, 4-5 मिनट। जैसा कि आप लोगों को पता है, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूं मैं। अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं तो उससे जस्ट पहले एक स्टेप आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है AVS10। इससे आपका फायदा ये होगा कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा बेनिफिट ये होगा कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाएंगे। अन अकेडमी पे ना हर टीचर को एक कोड मिला हुआ है। ये इसी कोड के थ्रू पता चलता है कि कौन से एजुकेटर के थ्रू, कौन से टीचर के थ्रू कितना बच्चा आ रहा है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ध्यान रखना, AVS10 कोड लगाने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि अन अकेडमी पे आप सिर्फ मेरे ही बैचेस देख पाएंगे। अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल। अन अकेडमी पे आप किसी सिंगल बैच, जैसे बच्चे बार बार अपनी क्लास में पूछते हैं ना, सर इस बैच की कितनी फीस है, सर ये बता दो वोकैब वाले बैच की कितनी फीस है। भैया अन अकेडमी पे किसी एक बैच की कोई फीस नहीं होती। अन अकेडमी पे होती है सब्सक्रिप्शन की फीस। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद आप चाहे जिस भी एजुकेटर की वीडियो देखो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, बेसिकली ये क्या है ना, एक्सेस मिल गया आपको। अन अकेडमी पे अगर आपने एसएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया तो उस कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो, जीएस के हो, सबकी वीडियोस आपके लिए अनलॉक हो गई। फिर उनके कितने बैच आते रहे, किसी बैच के लिए कोई अलग अलग फीस पे करने की जरूरत नहीं। CGL, CPO, स्टेनो, किसी भी पेपर के लिए कोई बैच आता रहे, दोबारा कोई फीस पे नहीं करनी। ये एक हर संडे को टेस्ट भी होता है। इसमें जो भी विनर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। AVS10 कोड इसको अनलॉक करने के लिए आप लगा सकते हैं। फ्री की चीज को अनलॉक करना तो भी AVS10 कोड लगा सकते हैं। अगर आप सोचो कि सर पढ़ाते आप ठीक हो, मैं आपका कोर्स रिकमेंड भी करना चाहता हूं या ये कोड एटलीस्ट रिकमेंड करना चाहता हूं, लेकिन मेरा कोई SSC वाला दोस्त नहीं है, तो यही सेम कोड आप नीट में, UPSC में, रेलवे में, बैंक में, हर जगह अप्लाई करवा सकते हो। अब मैं आपको मेरे बैचेस का बता देता हूं। पिछले महीने बच्चे मेरा बैच आया था वोकैब का। अभी आपको बताता हूं कि पिछले महीने वाले बैचेस का आखिर आपको क्यों बता रहा हूं। एक 19 मई को बैच आया था जिसमें मैं आपको फोटोज के थ्रू, रूट वर्ड के थ्रू, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब याद करा रहा हूं, स्टोरीज बना बना के इडियम्स याद करा रहा हूं। ठीक है, इस टाइप की चीजें इसके अंदर हो रही हैं, जिसके अंदर फ्रेजल वर्ब, अपना नॉर्मल जो एंटोनिम सिनोनिम होते हैं वर्ड्स के थ्रू, जिसमें रूट वर्ड के थ्रू उनको याद कराना, नेमोनिक्स के थ्रू याद कराना, ये सब चीजें हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और एक था जी थ्योरी का बैच, 18 मई को जो आया था। अब समझना मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस महीने जो दो मेरे बैचेस आएंगे वो आएंगे, एक वोकैब का और एक प्रैक्टिस का। आप एक बैच समझ लो चाहे दो बैच समझ लो। वोकैब का बैच चला करेगा मंडे टू वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे को चला करेगा प्रैक्टिस का बैच। अब ये पिछले बैचेस का और इन बैचेस का आपस में क्या संबंध है? थ्योरी का बैच आपको इसलिए बताया क्योंकि थ्योरी का बैच जून के महीने में मेरा कोई नहीं आ रहा, अब अगला जुलाई के महीने में आएगा। तो थ्योरी जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अभी इस बैच की 10 ही क्लास गई हैं, अपना इस बैच में जो पीछे की वीडियोज है उनको रिकॉर्डेड देख लो और आ जाओ। AVS10 मेरा कोड है, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और वोकैब का पिछला बैच इसलिए बताया क्योंकि बच्चे आपको ये वाला बैच भी दिखेगा, है ना। तो इस बैच में जो वर्ड करा दिए वो आगे तो दोबारा कराऊंगा नहीं, और ऐसा भी नहीं कि इस बैच में जो वर्ड कराए वो फालतू थे, है ना। तो आपको ये वाला बैच भी लगाना और अगला बैच भी लगाना है। तो जब आप अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप मेरा क्या क्या कंटेंट मिल जाएगा आपको अन अकेडमी पे। अन अकेडमी पे आपको मेरा 2 महीने का तो एक थ्योरी का बैच देखना है, 2 महीने का आपको वोकैब का बैच लगाना है, और 2 महीने के आपको प्रैक्टिस बैच लगाने हैं। यानी एटलीस्ट 6 महीने आपको मेरे पास पढ़ना है, जिसके अंदर 6 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको जल्दी भी कवर कर सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के। वोकैब वगैरह और प्रैक्टिस वगैरह ये सब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, आप 4 महीने में भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। यानी आप अन अकेडमी पे जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। अन अकेडमी पे अभी ये ऑफर भी चल रहा है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। चलो जी, आ जाइए। आज का अपना टॉपिक है जी आर्टिकल। आज का अपना टॉपिक है आर्टिकल। आज का अपना टॉपिक है आर्टिकल। चलो जी, बताइए जरा।
हाँ जी, इसमें बताइए जरा। आसान एरर है यार, ये तो बहुत पढ़ रखा होगा आपने, सुन रखा होगा कि रिवर के नेम से पहले, रिवर के नेम से पहले आपको द आर्टिकल यूज करना होता है। द गंगा, द यमुना, हाँ के ना। तो ब्रह्मपुत्रा से पहले, ब्रह्मपुत्रा से पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना चाहिए था। अब काफी लोग हैं जो यहां से हिमालय से पहले द हटाने को रहे। हिमालयन रेंज का नाम है बच्चे, हिमालय जो है वो रेंज का नाम है, द हिमालय के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, 1% की भी द आएगा यहाँ पे। ये वाला जो दा है ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगा हुआ है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, जो सबसे लंबी नदियां हैं उनमें से एक है ब्रह्मपुत्रा। तो इस दा में कोई दिक्कत नहीं है। अब पता तुम क्या कर रहे हो, मैं बताता हूं, ये जो तुक्केबाज है तुम क्या कर रहे हो। आर्टिकल चैप्टर है, अच्छा ए एन दा देख कहां लगा हुआ है, अच्छा बी पार्ट में लगा हुआ है, अच्छा डी पार्ट में लगा हुआ है, टिका एरर। अबे सोच तो लो, ऐसे तुक्के मार के यहां पे अगर आंसर ए बी सी डी ठीक कर भी लोगे तो उससे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, इसमें बताओ जरा क्या एरर है। एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि यहां पे ओरिजिनेट्स नहीं होगा क्या। बच्चे जो दैट है ना, इन सब के लिए है। जो ब्रह्मपुत्रा है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से। ये ओरिजिनेट, ये जो वर्ब है ये रिवर्स के लिए आया, ना कि उस अकेली ब्रह्मपुत्रा के लिए। हिमालय से और बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, अकेली ये थोड़ी है। इसलिए यहाँ पे ओरिजिनेट जो है वो रिवर्स के लिए आया, ना कि अकेली ब्रह्मपुत्रा के लिए, इसलिए ओरिजिनेट आएगा, ना कि ओरिजिनेट्स। इसमें बताओ जरा। चलो तुमने आंसर तो बता दिया, काफी लोगों ने आंसर तो बता दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ऑल बॉयज लिखना, ऑल बॉयज लिखना ये हमेशा गलत होता है क्या। जब भी ऑल आएगा तो क्या दा आएगा ही आएगा। जब भी ऑल आएगा तो क्या दा आएगा ही आएगा। सवाल आया मेरा समझ में, क्या पूछ रहा हूं मैं, कि आपने कहा यहां पे ऑल द बॉयज आएगा, तो कुछ तो सोचा होगा कब ऑल द बॉयज आता है, कब ऑल बॉयज आता है। मुझे बताओ जरा, ऑल द बॉयज कब आता है और ऑल बॉयज कब आता है। अगर पता होगा तभी तो फिर लॉजिकल आंसर है, नहीं तो फिर ये तुक्का है। अगर तुम्हें अच्छे से पता है कि ऑल बॉयज कब आता है और ऑल द बॉयज कब आता है, तभी तो ये लॉजिकल बनेगा। ऑल बॉयज कब लिखें और ऑल द बॉयज कब लिखें, ये बताओ तुम। ऑल बॉयज कब लिखें और ऑल द बॉयज कब लिखें। देखो, अगर मैं कहूं ये जो प्लूरल नाउन होते हैं ना, ये जो प्लूरल नाउन होते हैं, जब ये जनरलाइज टर्म में यूज किए जाते हैं तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ये जो प्लूरल नाउन होते हैं जब ये जनरलाइज टर्म में यूज किए जाते हैं तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे अगर मैं कहूं बॉयज आर बॉयस्ट्रस, ऑल बॉयज आर बॉयस्ट्रस। बेसिकली क्या है, बॉयस्ट्रस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, खास करके थोड़ी हुड़दंग वाली एनर्जी, शोर शराबा करना, ये सब है ना। तो अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लड़कों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लड़कों की बात नहीं हो रही है, दुनिया में जितने लड़के हैं सबकी बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑल बॉयज लिखोगे, ऑल द बॉयज लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर सारी दुनिया के सारे लड़कों की बात करनी है, जनरलाइज सेंस में बात करनी है, तो ऑल बॉयज लिख दो सीधा। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉयज है, मुझे बताओ ये सारी दुनिया के सारे लड़के हैं कि उस पर्टिकुलर क्लासरूम के लड़के हैं। हाँ जी, किसी पर्टिकुलर क्लासरूम के लड़के हैं कि सारी दुनिया के सारे लड़कों की बात करनी है, किसी पर्टिकुलर क्लासरूम के लड़के हैं, तो फिर यहाँ पे ऑल द बॉयज लिखो। नेक्स्ट आ जाइए। इसमें बताओ जरा। आर्टिकल चैप्टर के एरर जो होते हैं ना, जब आपको चैप्टर का नाम पता हो तब तो पहचानने होते हैं सबसे आसान। लेकिन अगर चैप्टर का नाम ना पता हो ना, तो आर्टिकल चैप्टर के एरर पहचानने मुश्किल हो जाते हैं। मिसलिनियस जब एरर की प्रैक्टिस करी जाती है तो सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को आर्टिकल चैप्टर का एरर पहचानने में ही होती है।
बहुत बच्चे कहते हैं सर चैप्टर वाइज तो हो जाते हैं, मिसलिनियस नहीं होते, चैप्टर वाइज तो हो जाते हैं, मिसलिनियस नहीं होते। एक बात सुनना भाई, बिल्कुल भाई वाली सलाह दे रहा हूं, समझना। चलो इसके लिए भी कोई छोटी सी वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। जिन बच्चों का भी ये सवाल होता है ना सर चैप्टर वाइज एरर तो हो जाते हैं, मिसलिनियस एरर नहीं होते, तो इसके लिए भी एक छोटी सी डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। हिज मदर होप दैट बंटी वुड ग्रो अप टू बी अ वाइज एंड फेमस मैन। उसकी माँ ये होप करती थी, मतलब उसकी माँ ऐसा सोचती थी कि बंटी बड़ा होकर एक वाइज और फेमस मैन बनेगा, ठीक है। अब ये कोई पर्टिकुलर वाइज और फेमस मैन है, ये कोई पर्टिकुलर वाइज और फेमस मैन है, हाँ जी, ये कोई स्पेसिफिक वाइज और फेमस मैन है। मान लो कुछ ऐसा होता है कि बंटी बड़ा होकर वो वाइज और फेमस मैन बनेगा जैसा कि उसके पिताजी इच्छा करते थे उसके लिए। अगर आगे इस वाइज और फेमस मैन को मैं डिस्क्राइब कर दूं फिर तो समझ में आता भी। अब यहां पे कोई स्पेसिफिक थोड़ी है, यहां पे कोई स्पेसिफिक वाइज मैन थोड़ी है, ये तो मतलब कह रही है कि जैसे और वाइज और फेमस आदमी होते हैं उनमें से एक बनेगा। बेसिकली ये जो ए एन आर्टिकल होते हैं इसका मतलब होता है वन ऑफ मैनी। ए एन आर्टिकल का मतलब होता है वन ऑफ मैनी, काफियों में से एक। तो जैसे और वाइज और फेमस मैन है उनमें से एक बनेगा ये आगे चलकर। तो यहां पर कोई स्पेसिफिक नहीं, यहां पे अ वाइज एंड फेमस मैन लिखोगे आप। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। ब्रिजेश, दीपक, मुकुंद, शिवम, अभय सिंह, प्रहलाद, एकता, बहुत बढ़िया भाई। अमित, देवेंद्र, एसके, विकास, आयुष, हर्षिता, कंचन, विकास, रोहित, प्रशांत, आर्या, माधुरी, प्रिया, मुकुंद, दिव्या, शिवानी, संदेश, दिबू पांडे। चलो जी आ जाओ। द स्टेडियम वॉज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप कहते हो कि ये जो स्टेडियम था खचाखच भरा हुआ था एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक ये खचाखच भरा हुआ था, ठीक है। तो आप यहां पे क्या मानते हो? पहली बात तो एक चीज समझने की कोशिश करना कि ये जो अदर होता है ना, अदर, ये एक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है ना, तो इसके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, और वो चीज क्या है? वो चीज एंड है। यहां पे इस फ्रेज का पहले तो मतलब समझने की कोशिश करना, एक छोर से दूसरे छोर तक। जब आप ये फ्रेज यूज करते हो एक छोर से दूसरे छोर तक, तो आप ये क्या मान के चलते हो? दो एंड है किसी चीज के भी, इस साइड से लेकर उस साइड तक वो खचाखच भरा हुआ था। और जब दो चीजों की बात करते हो, दो में से दूसरे वाले की बात करते हो, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। जब आप दो चीजों की बात करते हो, एक का आपने जिक्र कर दिया, तो जब दूसरी चीज को मेंशन करोगे तो वो अपने आप ही स्पेसिफिक हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे वन एंड टू द अदर एंड लिखोगे। यहाँ पे एंड ये अंडरस्टूड है, एंड दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, वन एंड टू द अदर लिख दोगे तो भी चलेगा। कुछ आ रही है बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं? मान लो दो चीजें, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लो मैं कहूं कि मेरे पास दो पेट्स हैं, आई हैव टू पेट्स, मेरे पास दो पालतू जानवर है। वन इज अ डॉग, वन इज अ डॉग। अब आगे क्या लिखूं? अदर इज अ कैट कि द अदर इज अ कैट? जब मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि मेरे पास दो पेट्स हैं, मेरे पास दो पेट्स हैं, उनमें से एक तो डॉग है, तो दूसरा वाला क्या है? हाँ जी, जब मैं दूसरे वाले का जिक्र करूंगा तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा तो द अदर लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आइए। इसमें बताइए जरा। अनदर तब आता है बच्चे, हिमांशु भारद्वाज, अनदर तब आता है जब ऑप्शन बहुत सारे हो। दो ऑप्शन के लिए अदर ही आएगा। अगर मान लो और बहुत सारे पैट्स होते, मैं कह रहा हूं एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, बहुत सारे और ऑप्शन होते तो वहां पे अनदर यूज करते। लेकिन अगर दो हैं, दो में से दूसरे वाले की बात करनी तो द अदर ही आएगा, स्पेसिफिक हो जाता फिर वो। इसमें बताइए जरा। देखो, काफी बच्चे तो तुक्के मार रहे हैं यहाँ पे, अ डोडो दा डोडो कर रहे हैं।
पूरी की पूरी एनिमल की या किसी बर्ड की क्लास को रिप्रेजेंट करना हो, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल लिख दो, चाहे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल लिख दो, बोथ आर करेक्ट। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल या द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, बोथ आर करेक्ट। किसी एनिमल की बर्ड की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना हो तो ए आर्टिकल यानी जनरलाइज वाले आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों से दिखाया जा सकता है। दिक्कत यहां पे नहीं है। आ डोडो का मतलब हर डोडो की बात हो रही है, ऑल द डोडो की बात हो रही है यहाँ पे। ये जितने भी डोडो थे ये क्या थे, लिखते यहाँ पे अ आर्टिकल है, बात एक मतलब लिख एक रहे हैं, लेकिन ये हर डोडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई स्पेसिफिक डोडो की बात नहीं कर रहा। डोडो एक बर्ड था जो कि फ्लाइटलेस बर्ड था, कहने का मतलब उड़ नहीं सकता था और ये मॉरिशियस में पाया जाता था। तो यहाँ पे ये बर्ड से पहले आपने द आर्टिकल लगा दिया। अब ये कोई स्पेसिफिक बर्ड है या डोडो जैसे और बहुत सारे थे? डोडो ये कोई अकेला एक ही था कि इसके जैसे डोडो और बहुत सारे थे? क्या पूरे मॉरिशियस में एक ही डोडो था? क्या पूरे मॉरिशियस में एक ही डोडो था कि और भी थे? और भी थे, है ना। बल्कि ना उड़ने वाले बर्ड भी और हैं, डोडो भी और बहुत सारे, और ईमू है, दुनिया जान के और बर्ड भी हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड है। डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड था, डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड था। क्या फ्लाइटलेस बर्ड और भी हैं कि नहीं है? और भी हैं, इसके अलावा भी हैं, डोडो के अलावा भी। तो यहां पे इज अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें बताइए जरा। ये सेमीकोलन सा गलत टाइप हुआ हुआ, ठीक है, ये कुछ नहीं है। इसमें बताइए जरा। अंकित सिंह, देखो समझने की कोशिश करना। अगर मैं कहता हूं, अंकित सिंह कह रहे हैं कि अ डोडो का मतलब तो एक ही डोडो हुआ ना सर, ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एक कुत्ता एक फेथफुल एनिमल होता है, तो क्या वहां किसी एक पर्टिकुलर कुत्ते की बात हो रही है कि हर कुत्ते को रेफर किया जा रहा है? बात आप ए आर्टिकल लगा के कर रहे हो, लेकिन पूरी की पूरी क्लास, कुत्तों की पूरी क्लास को रेफर करें। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। यहां पे अ काउ का मतलब कोई एक पर्टिकुलर काउ है कि सब काउ को रेफर कर दिया उसने? ये वाली चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अब देखना जरा, ये जो ग्रीस में रहने वाले लोग होते हैं इनको ग्रीक बोलते हैं, है ना, ये ग्रीक कहलाएंगे। तो अब जरा समझना, अगर आपको पता हो, ये बिल्कुल वही एरर है, मुझे बताओ पुअर्स शब्द लिख सकते हो? हाँ जी, पुअर्स शब्द लिख सकते हो? पुअर्स, क्या पुअर्स वर्ड लिखा जा सकता है? पुअर्स, हाँ जी, क्या पुअर्स वर्ड लिखा जा सकता है? क्या नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि भैया ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में ऐसे वगैरह नहीं लगते। लेकिन हाँ, आप द पुअर लिख सकते हो। जैसे ही द प्लस एडजेक्टिव लिख दोगे तो कॉमन प्लूरल नाउन बन जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। तो सेम वही बात है जैसे ग्रीस है, या तो यहां पे ग्रीस ही लिख दें कि ग्रीस के द्वारा ट्रॉय पर कब्जा कर लिया गया, ग्रीस के द्वारा ट्रॉय पर कब्जा कर लिया गया, है ना। लेकिन कोई देश कब्जा नहीं करता, उस देश के लोग कब्जा करते हैं। जैसे अपन ये नहीं कहते कि ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, अपन कहते हैं द ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, ब्रिटेन में रहने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया था इंडिया पे, है ना। तो यहां पे या तो ग्रीस लिख लो, ग्रामेटिकली ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ गलत नहीं है। ट्रॉय वॉज टेकन बाय ग्रीस लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां के रहने वाले लोगों की बात करनी है तो आप यहां पे द ग्रीक लिखिए। कुछ आई बात समझ में? अब ये ग्रीक ना एक एडजेक्टिव होता है, ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक राइटर्स, ग्रीक फिलोसफी, ग्रीक हिस्ट्री, ये एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव के अंदर ऐसा मत लगाओ, ग्रीक्स मत लिखो, द ग्रीक लिखो यहां पे। अरे सवाल समझ में आया? हाँ के ना? अब खुल गए होंगे ज्ञान चक्षु, मुझे लग रहा है। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। क्यों, कोई पर्टिकुलर स्टोरी होनी थोड़ी जरूरी है। और ये विच जो होता है, इससे पहले ऐसे नाउन भी आ सकते हैं जिनसे पहले ए आए और द आए। ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ रखा होगा। दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उससे पहले वाली चीज से पहले द आर्टिकल ही होना चाहिए, एन आर्टिकल नहीं आ सकता।
लेकिन विच जब लगता है, हु जब लगता है, तब तो भैया ए एन दोनों आ सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब ए भी आ सकता है और दा भी आ सकता है। इसमें बताओ जरा। एकता जी कह रही है हैव आएगा, कहां पे हैव है? बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कहां पे हैव कह रहे हो भैया तुम? ये आ स्टोरी के लिए आया बच्चे, आ स्टोरी के लिए हैव कैसे आ जाएगा? अ स्टोरी के लिए, इसे एक स्टोरी के लिए आया है, इसके लिए हैव कैसे आ जाएगा? ये विच आया स्टोरी के लिए, स्टोरी सिंगुलर है, हैव कैसे आ जाएगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दा का यूज होता है, द फ्लूट, द सितार, द गिटार, द वीणा, द फ्लूट आएगा यहां पे। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा। इंडियंस इसलिए सही हो जाता है बच्चे, इंडियन शब्द अपने आप में नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ग्रीक अपने आप में एडजेक्टिव की तरह से काम करता है जनरली, ठीक है। ये तो वर्ड बनाने पे इंडियंस को अपन नाउन की तरह से भी यूज ले लेते हैं, इसलिए वो सही हो जाता है। इंडियन शब्द एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, लेकिन ग्रीक को जनरली एडजेक्टिव के रूप में यूज लिया जाता है। अब यहां पे ऑन सच अ कोल्ड मॉर्निंग, उस ठंडी मॉर्निंग में मैं पसंद नहीं करूंगा बाहर क्रिकेट खेलने जाना, अभी फिलहाल तुम्हारे साथ। अब यहां पे जो क्रिकेट है, मुझे बताओ, ये तो प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर गेम का नाम है, तो द फुटबॉल, द हॉकी, द क्रिकेट थोड़ी होगा, प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल थोड़ी लगेंगे। वैसे प्रॉपर नाउन से पहले भी द आर्टिकल लगते हैं, लेकिन कब? जब उनको कॉमन की तरह से यूज में ले लिया जाए। जैसे समुद्रगुप्ता इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यहां पे नेपोलियन प्रॉपर नाउन नहीं रहता, यहां पे कॉमन हो जाता है, इंडिया का नेपोलियन। प्रॉपर के साथ भी दा लग सकता है अगर उसको कॉमन की तरह से यूज ले लिया जाए तो। आपने सेंटेंस सुने होंगे, ही इज द सचिन ऑफ आवर कॉलोनी, ही इज द शाहरुख ऑफ आवर कॉलेज। अगर एक प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह से यूज ले लिया जाए, तब उसके साथ ए एन आर्टिकल लग सकते हैं, दा भी लग सकता है। अगर जनरलाइज है तो ए एन, स्पेसिफिक कर दिया तो दा। लेकिन वैसे नॉर्मल में, जो अगर नॉर्मल जो प्रॉपर नाउन है उनके साथ आर्टिकल नहीं आता, वो अपने आप में यूनिक होते हैं, उनको डेफिनेट करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में डेफिनेट होते हैं। इसमें भी बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए। इससे पता चलेगा तुम कितने तुक्के मारते हो, इससे पता चलेगा कि तुम कितने तुक्के मारते हो। अब तुम्हें इसमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इसमें कोई मतलब नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तुम देख रहे हो, अच्छा किंग से पहले ए लगा हुआ है, क्राउन से पहले ए लगा हुआ है, और कहां कहां आर्टिकल आ रहा है? बस ये दो ही जगह आर्टिकल आ रहा है, ये तो ठीक से लग रहे हैं, तो नो एरर कह देता हूं, या किंग के पहले दा कर देता हूं, क्राउन के पहले दा कर देता हूं, कोई एक हटा लेता हूं। अबे सोच लो, थोड़ा सा सोच लो। चलो हिंट दे देता हूं, इसमें आर्टिकल चैप्टर का एरर है ही नहीं। इसमें आर्टिकल चैप्टर का कॉन्सेप्ट भले यूज हो रहा है, लेकिन आर्टिकल चैप्टर का एरर नहीं है। ये है जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर। कॉम्प्लीमेंट्री चीजें याद है? कॉम्प्लीमेंट्री चीजें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। एक राजा बनना और ताज पहनना, एक राजा बनना और ताज पहनना ज्यादा ग्लैमरस दिखने में लगता है, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अपन कहते हैं ना, ये तो भैया राजा है, ठाट की जिंदगी जी रहा होगा। एक राजा बनकर ताज पहनना, एक राजा होना और ताज पहन लेना, ये दिखने में ज्यादा ग्लैमरस लगता है बियर करने से। कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? एक तो इसके अंदर यहां पे इज आएगा, और दूसरी बात ये जो देन आता है ना, ये जो देन आता है,
जब ये कंजंक्शन की तरह से काम करता है तो यहाँ पे अगर इससे पहले एक इन्फिनेटिव आ रहा तो दूसरा इन्फिनेटिव बेयर फॉर्म में आता, यहाँ पे टू भी हटना चाहिए था। आ रही है कुछ बात समझ में? तो यहाँ पे दो गलतियां थी। ये वाली गलती, ये वाली जो गलती है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये आर्टिकल चैप्टर का थोड़ा सा इसके अंदर रोल है। भले ही ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। राजा बनकर ही ताज पहना जाता है, राजा बनकर ही ताज पहना जाता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। ये भले ही लिखी एंड से दो अलग अलग हुई है, लेकिन ये एक ही चीज को रेफर करती है। कहने का मतलब राजा बनना, राजा बनना और ताज पहनना, ये तुम्हें जितना आसान लगता है, जैसे बोलते हैं ना, ये रोज कांटों का ताज पहनता हूं मैं। जैसे वो नायक मूवी ने अमरीश पुरी कहता है ना, मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है, रोज कांटों की कुर्सी पर बैठता हूं मैं, तुम्हें नहीं पता इस कुर्सी में कितनी कीलें हैं। वही वाली बात कि राजा बनना और ताज पहनना दिखने में ज्यादा ग्लैमरस लगता है उसको बियर करने की बजाय। तो इसके अंदर दो गलतियां थी, एक तो ये आर की जगह पे इज आएगा, और दूसरा ये टू बियर की जगह पे बियर आएगा। ये वाला आपका एडवांस वर्ब चैप्टर का एरर है, ये वाला आपका एडवांस वर्ब चैप्टर का एरर है, और ये वाला जो है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का एरर है। एक बार ये चैप्टर वाइज खत्म हो जाने दो, एक बार ये चैप्टर वाइज खत्म हो जाने दो, फिर मिसलिनियस भी कराऊंगा, फिर असली पता चलेगा तुम्हारा कि कितने पानी में हो तुम। इसमें बताओ जरा। विवेक कुमार, जब दो इन्फिनेटिव किसी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो दूसरा वाला बेयर फॉर्म में लिखते हैं। कल भी अनाउंस किया था मैंने, आज फिर अनाउंस कर रहा हूं। ये जो शाम को 5 बजे क्लास होती है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे क्लास होती है, ये तो भैया चलती ही रहेगी। ये तो पिछले 3 महीने से हर रोज लाइव आ रहा हूं मंडे टू फ्राइडे के अंदर, ये तो आगे भी ऐसी चलती रहेगी। अभी इसमें प्रैक्टिस बैच चल रहा है, अभी चैप्टर वाइज चल रहा है। आज आर्टिकल चैप्टर हो गया, आगे देखेंगे आर्टिकल के कुछ और क्वेश्चन मिले तो आर्टिकल ही पढ़ा दूंगा कल भी, और नहीं तो फिर कोई और चैप्टर शुरू कर लेंगे, कंजंक्शन कर लेते हैं, है ना, कंजंक्शन कर लेते हैं। और जब ये चैप्टर वाइज खत्म हो जाएंगे फिर मिसलिनियस चला दूंगा। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मिसलिनियस वाला लेके आऊंगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, ये जैसे अभी तुम कर रहे हो ना, शेयर करना, अपना आना, मौज काटना यहाँ पे, तो फिर भैया हो सकता है चैप्टर वाइज करा के मैं बंद कर दूं। 10 PM रात को 10 बजे सीपीओ का पेपर डिस्कशन शुरू किया है। सीजीएल के भी कर दिए थे, सीएचएसएल के भी 60-70 पेपर डिस्कस कर दिए थे, तो अब सीपीओ का डिस्कशन शुरू किया मैंने। सीपीओ का पेपर डिस्कशन शुरू किया। ये क्लास होती है एक्चुअली अनअकैडमी पे। ये वाली तो मैं फिक्स कर सकता हूं 5 बजे वाली, 5 बजे वाली तो मैं कर सकता हूं फिक्स, क्योंकि ये मेरे चैनल पे है, ये मेरे हिसाब से चलती है, ये मेरा है इस पे राइट कि मैं कब लूंगा कब नहीं लूंगा। लेकिन ये वाली जो क्लास होती है बच्चे अनअकैडमी के हिसाब से चलती हैं, वो कभी स्पेशल क्लास में लगवाते हैं, कभी यूट्यूब पे लगवाते हैं, कौन से दिन लगवाते हैं, कब उनके बैच आने होते हैं, तो उस हिसाब से मेरे को उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप इन चक्करों में मत पड़ना कि कब सर स्पेशल पे होगी, कब सर यूट्यूब पे होगी, कब कहां होगी, कब कहां नहीं होगी, आज क्लास होगी क्या, इन चक्करों में पड़ो ही मत। हर रोज शाम को 4:30 बजे का रूटीन है, शाम को 4:30 बजे लिंक शेयर करता हूं। अगर ये 10 बजे वाली क्लास का लिंक आया तो ये क्लास होगी, नहीं आया तो फिर नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। यूट्यूब का लिंक आया तो यूट्यूब पे होगी, स्पेशल का लिंक आया तो स्पेशल पे होगी। तो रोज रोज मेरे से पूछना कि सर कहां होगी 10 बजे वाली क्लास, कहां नहीं होगी, इन सबको छोड़ो। लिंक दिखे तो है क्लास, लिंक ना दिखे तो क्लास नहीं है। लिंक पे क्लिक कर लेना, अपने आप ही पता चल जाएगा यूट्यूब पे होगी कि स्पेशल पे होगी, किस पे होगी। आज रात को 10 बजे है क्लास, और वो अनअकैडमी के यूट्यूब पे, उस पे भी सीपीओ का पेपर डिस्कस करेंगे जैसे कल किया था। चलो जी, इसमें आ जाओ जरा। एज ही हैड टेकन ओनली अ फ्यू सिप्स, क्योंकि उसने कुछ ही घूंट ली है, क्योंकि उसने कुछ ही घूंट ली है, थोड़ा पानी बचा हुआ है, थोड़ा पानी बचा हुआ है उस ग्लास में जो टेबल पे रखा हुआ है। अब क्योंकि उसने कुछ ही घूंट ली है, क्योंकि उसने कुछ ही घूंट ली है, तो बिल्कुल ना के बराबर पानी बचा होगा कि थोड़ा पानी बचा होगा। हाँ जी, कुछ ही घूंट, हाँ जी, कुछ ही घूंट लिए, साफ साफ मेंशन कर रखा है कि कुछ ही घूंट लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ना के बराबर पानी बचा होगा कि कुछ पानी बचा होगा। पॉजिटिव सेंस में रिप्रेजेंट करोगे कि नेगेटिव में, तो अ लिटिल आएगा यहाँ पे। अभी एडजेक्टिव चैप्टर का कॉन्सेप्ट कह लो चाहे आर्टिकल चैप्टर का कॉन्सेप्ट कह लो, इसमें बताओ जरा।
ये जो मटेरियल नाउन होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं भाई, ये अनकाउंटेबल होते हैं। ये मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, परंतु अगर इन्हें स्पेसिफिक कर दिया जाए, अगर गोल्ड अकेला लिखा हो, गोल्ड इज अ वेरी कॉस्टली मेटल, गोल्ड इज अ वेरी प्रीशियस मेटल, ऐसा कुछ लिखा होता तो सीधा गोल्ड लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे, इससे पहले एन दा कुछ भी नहीं आएगा। अनकाउंटेबल है तो एन नहीं आ सकता, और ये द आर्टिकल स्पेसिफिक करोगे तो ही दा आएगा, वरना नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया गोल्ड ऑफ कर्नाटका, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, गोल्ड ऑफ इंडिया, तो फिर मैंने इस गोल्ड को स्पेसिफिक कर दिया, हाँ के ना। आपने पढ़ रखा होगा नाउन ऑफ नाउन से पहले दा आता है, क्यों आता है? क्योंकि ये जो ऑफ नाउन, ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से काम कर देता है स्ट्रक्चर। ये ऑफ प्लस नाउन, ये जो प्रीपोजिशन प्लस में नाउन है, ये बेसिकली एक एडजेक्टिवल फ्रेज बना देता है इस वाले नाउन के लिए। तो फिर वहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। देखो यार, मैं मानता हूं कि टाइम लगता है शेयर करने में, और कई बार ऐसा भी होता है आप किसी ग्रुप में शेयर करते हो, वो किसी और टीचर का ग्रुप होता है, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको भी ऐसा लगता है यार क्या शेयर करने गए थे, किसी ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन एक छोटी सी एक चीज समझो, एक चीज समझना। मान लो एक एजुकेटर है, मान लो एक टीचर है, ठीक है, वो कुछ कंटेंट प्रोवाइड करता है यूट्यूब पे स्पेशल पे, कोई भी फ्री क्लास में वो कंटेंट प्रोवाइड करता है फॉर एग्जांपल, ठीक। और उस कंटेंट पे उसको वो जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो ना मिले, जो वो रिस्पांस एक्सपेक्ट करता है या वो डिजर्व करता है वो रिस्पांस ना मिले, तो फिर वो क्या देखना शुरू करेगा? वो ये देखना शुरू करेगा कि कहां पे रिस्पांस मिलता है, कैसा कंटेंट डाले तो रिस्पांस मिलता है। और तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर अगर तैयारी करने वाले 100 बच्चे हैं, अगर तैयारी करने वाले 100 बच्चे हैं, तो उनमें से 90 तो ऐसे उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। वो वीडियो कैसी देखेंगे? बिना पैसेज के कैसे दिए जाते हैं सवालों के जवाब, प्रीपोजिशन को कैसे बनाएं गुलाम, 2 सेकंड में कैसे आंसर करें, उन वीडियोस पे आप देखोगे 15-15 मिलियन व्यूज हैं। तो फिर वो जो एजुकेटर होगा उसके दिमाग में, उस टीचर के दिमाग में क्या आएगा यार कि भाड़ में गई जनता, फिर अपने को जिस पे ज्यादा क्राउड मिलेगा अपन भी वही काम करना शुरू कर देते हैं। मैं मानता हूं आपकी बात कि ये जो शेयर करने को टीचर बोलते हैं, आप जाते हो अपना शेयर करना, हो सकता है आपके दोस्त भी मजाक उड़ाते हो, क्या यार तू तू तो टीचर का चमचा बन गया, ये तुझे पैसे देता है क्या जो तू फेसबुक पे शेयर कर रहा है, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है, रोज यही शेयर करता रहता है, भाई ये शेयर करना हो तो मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं ऐसा आप लोगों के साथ, कईयों के साथ होता होगा जो ज्यादा वीडियो शेयर करते होंगे। लेकिन आपको टीचर को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उसको डिजर्विंग रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जो वो डिजर्व डिजर्व करता है वो रिस्पॉन्स, अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा? मैं भी वैसे ही चटकारे थंबनेल लगाऊंगा और वो चटकारा कंटेंट पढ़ाने से लग जाऊंगा, तो मैं क्या लग रहा है वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा। जब मैं ये वाला काम कर सकता हूं, ये टेढ़े पंगे ले सकता हूं, तो वो वाला तो बहुत आसान है, वो तो कोई भी कर लेगा। चलो, तो मेरी रिक्वेस्ट पे नवेंद्र ने मुझे मिलाया उसकी गर्लफ्रेंड से, जो कि एक सिंगर और डांसर है। अब आपको पता होगा, जब दो, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एन एक्टर एंड अ सिंगर, पढ़ा होगा ना ये कॉन्सेप्ट, एन एक्टर एंड अ सिंगर। अगर ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं तो दोनों जगह आर्टिकल आता है। जैसे मान लो मुझे कहना सोनू निगम और अक्षय कुमार, तो मैं कहूंगा एन एक्टर एंड अ सिंगर वर वर गोइंग टू द एयरपोर्ट, ऐसे करके। लेकिन अगर मान लो आयुष्मान खुराना है तो एक्टर भी है और वो सिंगर भी है, तो मैं क्या लिखूंगा? एन एक्टर एंड सिंगर। अगर दोनों जगह आर्टिकल लगा रहा हूं, जैसे यहां पे इसने क्या कर दिया, यहां भी आर्टिकल लगा दिया और यहां भी आर्टिकल लगा दिया, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग लोग हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये हु किसके लिए आया है, इस गर्लफ्रेंड के लिए आया, और ये गर्लफ्रेंड क्या है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो दो अलग अलग लोग कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है, तो दो जगह आर्टिकल नहीं आएगा, ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा सेकंड वाला जो आर्टिकल होता है उसको आप हटा देते हो। इसमें बताइए जरा क्या आएगा?
हाँ जी, बहुत आसान है। जैसे रिवर के नेम के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम के साथ, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के साथ, फेमस मॉन्यूमेंट्स के साथ, डेजिग्नेशंस के साथ, जब कंट्री ऐसी कंट्री होती हैं जिनको छोटे छोटे देशों से मिलकर बनी है, द यूएसए, द यूएसएसआर, द ग्रेट ब्रिटेन, है ना, ऐसे करके। जब फैमिलीज के नाम लिखने होते हैं, द गुप्ताज, द वर्माज, द शर्माज, ऐसे करके। ऐसे ही रिलीजन के नाम लिखने होते हैं, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ऐसे करके। ऐसी कोई फेमस इवेंट होते हैं हिस्ट्री के, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ पानीपत, उन सब जगहों पे क्या आता है, द आर्टिकल आता है। तो उनमें से एक जगह क्या है, ओशियन के नेम के साथ क्या आता है, द आर्टिकल आता था। द पैसिफिक ओशियन लिखोगे यहाँ पे। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। अव्या अहिर कह रहे हैं टीचर पढ़ाते हैं तो आसान लगता है, एग्जाम में मुश्किल लगता है। इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। समझ आ रही बात। चलो मैं अलग से एक वीडियो बना भी दूंगा, फिर भी अभी हिंट आपको क्या दे रहा हूं। जो भी बच्चे कहते हैं ना सर चैप्टर वाइज तो हो जाता है, मिसलिनियस नहीं होता, बच्चे इसका मतलब तुमने ढंग से फिर चैप्टर वाइज किया ही नहीं। अगर आप हर चैप्टर के 200 एरर लगा दोगे तो आपको वो सारे रूल चमक चमक के दिखने लग जाएंगे। जब हर चैप्टर के चैप्टर वाइज आपने 200 सवाल लगा रखे होते हैं, एक ही रूल को 2-3 अलग अलग सेंटेंस पे आपने देख रखा होता है, तभी आपको वो चीजें चमक चमक के दिखने लगेंगी। जो भी बच्चा कहता है ना मुझसे मिसलिनियस नहीं होते, इसका मतलब तुमने चैप्टर वाइज ढंग से नहीं किए। एक बार मेरी बात मान के देखना, फॉलो करके देखना, आपसे मिसलिनियस भी होने लग जाएंगे। तो यहां पे क्या आएगा जी, द रेट ऑफ ग्रोथ आएगा। अब वही नाउन ऑफ नाउन वाली बात है। अब आपने ये ऑफ ग्रोथ वर्ड लिख के, आपने ये ऑफ ग्रोथ वर्ड लिख के इस रेट शब्द को, इस रेट नाउन को स्पेसिफिक कर दिया। तो जब आप एक नाउन को स्पेसिफिक कर देते तो क्या लिख दोगे, द रेट ऑफ ग्रोथ लिखोगे, अ रेट ऑफ ग्रोथ लिखोगे। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिफरेंट है अलग अलग सेक्टर का। जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है, बढ़ोतरी की जो रेट होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग सेक्टर की, लेकिन सर्वे सेक्टर एग्रीकल्चर से जल्दी ग्रो करता है। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड अजीब लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर ये वर्ड अजीब लग रहा होगा, आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज। आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज ये शब्द अजीब लग रहा होगा, है ना। आउटडोर एक्टिविटीज लिखने का मन कर रहा होगा। ये 3-4 शब्दों को थोड़ा सा इनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखने की कोशिश करिए। एक वर्ड आउटडोर, ये होता है एक एडजेक्टिव। एक वर्ड है आउटडोर्स, आउटडोर्स, दे आर प्लेइंग आउटडोर्स, तो ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, सेम बात है इंडोर और आउटडोर, इंडोर और इंडोर्स के लिए। अगर आप इंडोर्स लिखोगे, जैसे यहां पे स्टे इंडोर्स लिखा हुआ इंडोर्स, तो ये जो इंडोर्स है ना, इंडोर्स, ये एक एडवर्ब है और ये इंडोर एक एडजेक्टिव है। अब ये वाला अगर यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज लिखा होता तो वो भी सही होता, बल्कि अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए ना तो आउट ऑफ डोर को काट के आउटडोर लिख देना, क्योंकि वो उसी बात को कहने का उससे छोटा तरीका, कंसाइज तरीका है। लेकिन क्या आउट ऑफ डोर शब्द गलत होता है? आउटडोर इज इक्वल टू आउट ऑफ डोर, आउटडोर इज इक्वल टू आउट ऑफ डोर। ध्यान रखिएगा, ये आउट ऑफ डोर्स और आउटडोर, ये दो आउट ऑफ डोर, ये दोनों शब्द सही होते हैं, दोनों शब्द सही होते हैं। ये भी, ये जैसे वो आउटडोर एडजेक्टिव और आउटडोर्स एडवर्ब है, वैसे ही एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह से काम करते हैं। सुनने बोलने में आपको अजीब लगेंगे क्योंकि आपने कभी पहले देखे नहीं है, लेकिन ये सही, लेकिन ये सही, ये पूरे सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है, ये नो एरर था। ये जो सेंटेंस है ये आपका नो एरर था। जो आपको ज्यादातर सुनने बोलने में आपको अजीब लगेगा वो मैंने आपको बता दिया। आपको आउट ऑफ डोर अजीब लगेगा, लेकिन आउटडोर जैसे होता है वैसे आउट ऑफ डोर भी लिख सकते हो, आउटडोर्स लिखते हो वैसे आउट ऑफ डोर्स भी लिख सकते हो। ग्रामेटिकली ये ठीक है, लेकिन फिर बता रहा हूं,
अगर यही चीज मान लो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए तो इसको इंप्रूव करके आउटडोर्स और आउटडोर लिख देंगे अपन। क्यों? क्योंकि वो उसी बात को कहने का छोटा तरीका, कंसाइज तरीका है। जब आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हो तो आपने बहुत बार देखा होगा कि ऊपर वाला जो सेंटेंस दिया हो वो भी ठीक है, फिर भी इंप्रूव करा रहा है। उसमें एक सबसे बड़ा रीजन होता है उसी बात को कहने का उससे बेटर तरीका, उससे कंसाइज तरीका होना। बहुत बार आपने देखा होगा कि ऑल ऑफ द बॉयज को इंप्रूव करा के ऑल द बॉयज करवा लेता है, क्योंकि वो उसी बात को कहने का छोटा तरीका है, कंसाइज तरीका है। नेक्स्ट आ जाइए। इसमें बताइए जरा। देखो यहां पे मैं एक और चीज क्लियर करता हूं। देखो इस बच्चे का डाउट देखना, यहां पे इस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि ये नाउन ऑफ नाउन आया, नाउन ऑफ नाउन आया, ठीक है। तो यहां पे द गुड पार्ट ऑफ द डे होना चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज लिख के दिखाता हूं। मुझे एक सेंटेंस से आप समझने की कोशिश करना। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया, याद करोगे तुम, ठीक है। ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं न्यू दिल्ली इज A/द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ऐसे ही मैं लिख दूं दिल्ली इज A/द फेमस सिटी ऑफ इंडिया, ठीक। अब अगर आप रूल रट्टे वाले बच्चे हो, नाउन ऑफ नाउन आया, नाउन ऑफ नाउन, इधर भी नाउन ऑफ नाउन आया। लेकिन तुम में से मुझे लगता है 90% बच्चों को ये बात पता होगी कि यहां पे दा आएगा और यहां पे ए आएगा। जरूरी नहीं कि नाउन, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि रूल के पीछे के लॉजिक को समझा। ये जो रूल बना कि नाउन ऑफ नाउन से पहले दा आता है, नाउन ऑफ नाउन से पहले दा आता है, क्यों आता है? राकेश कुमार बच्चे सुनने की कोशिश करो, यही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, यहां सुनने की कोशिश करेगा। अगर तू कमेंटों में लगा रहेगा तो कैसे समझ पाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं रूल को रट के नहीं समझ के किया करो। अब यहां पे ये जो ऑफ नाउन स्ट्रक्चर है, इससे अगर ये नाउन स्पेसिफिक हो जाता है, अगर ये ऑफ नाउन लिखने से ये नाउन यूनिक हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, प्रॉपर की तरफ बढ़ने लग जाता है, मतलब यूनिक हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, तब यहां पे द आर्टिकल का आप यूज करते हो। आपको पता है कि कैपिटल तो एक कंट्री की एक ही होगी, यानी ये ऑफ इंडिया लिख देने से ये कैपिटल शब्द स्पेसिफिक हो गया, यूनिक हो गया, तो यहां पे दा लगा दिया आपने। लेकिन अगर मैं कहूं सिटी ऑफ इंडिया, फेमस सिटी ऑफ इंडिया, तो क्या फेमस सिटी केवल दिल्ली अकेली है? क्या फेमस सिटी दिल्ली केवल अकेली है क्या? और बहुत सारी। दिल्ली जो है इंडिया के फेमस शहरों में से एक है। इसके जैसे फेमस शहर और बहुत हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, आगरा, जोधपुर, जयपुर, दुनिया जहान के। कुछ आ रही है बात समझ में? तो एक बार बताओ, एक और चीज समझो। अगर मैं कह दूं जैसे इस वाले के अंदर तो कॉन्सेप्ट ही और था, ये वाला जो था ना, यहां तो कॉन्सेप्ट ही और था, लेकिन आपको इस सेंटेंस से मैंने समझाने की कोशिश करी कि ऐसे बिल्कुल रट्टू तोते नहीं बनना कि नाउन ऑफ नाउन आया तो दा चेप दो। आप देखो तो सही कि उससे वो चीज यूनिक या स्पेसिफिक हो रही है। अब तुम एक सेंटेंस से और समझने की कोशिश करो। अगर मैं लिख दूं अ लॉट ऑफ बुक्स, अब यहां पे जरा समझ के देखना, अब यहां पे द लॉट ऑफ बुक्स करूं क्या इसको? अ नंबर ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, ये भैया ये पूरा का पूरा इसकी क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव होता है। ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करने वाला स्ट्रक्चर होता है। ये डिटरमिनर कह लो चाहे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कह लो। अ लॉट ऑफ बुक्स, अ नंबर ऑफ बुक्स। तो भैया ऐसे ही आप इसको सोच रहे हो कि ये पार्ट नाउन है, लेकिन अब तुम खुद सोचो, ये अ गुड पार्ट ऑफ, ये पूरा का पूरा इसकी क्वांटिटी बता रहा है कि दिन का ज्यादातर हिस्सा, दिन का काफी हिस्सा, दिन का एक अच्छा हिस्सा। कुछ आ रही है बात समझ में? ये अ गुड पार्ट को, इसमें वो वाला पार्ट को ऐसे नाउन मत मानो। ये अ गुड पार्ट ऑफ पूरा का पूरा आप देखो कि इसके क्वांटिटी बताने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हम क्या है ना,
बच्चे को सिर्फ छोटी सी बात रटा के रख देते हैं कि नाउन ऑफ नाउन से पहले दा आएगा। उसको ये भी बताना जरूरी है कि नाउन ऑफ नाउन अगर आए तो बहुत सारी ऐसी जगहें पे भी है जहां पे दा नहीं आएगा। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में नाउन ऑफ नाउन लिखने से भी सिटी शब्द स्पेसिफिक नहीं हुआ तो नहीं आया दा। नीचे वाले के अंदर ही एडजेक्टिव की तरह से काम करा तो नहीं आया दा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर नाउन ऑफ नाउन होने के बावजूद भी दा नहीं आता। एक छोटा सा सेंटेंस तो यार आप रोज यूज करते हो, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, उसने चाय का कप मंगाया, उसने चाय का एक कप मंगाया। अब यहां पे नाउन ऑफ नाउन बन गया। बताओ द कप ऑफ टी लिखते हैं यहां पे कि अ कप ऑफ टी आएगा, एकदम सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो समझने की कोशिश करो, क्या ये चाय इस कप को स्पेसिफिक बना रही है? क्या ये चाय लिखने से ये कप को स्पेसिफिक हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यहां पे कहना है उन्होंने चाय का एक कप मंगा लिया, मात्रा बतानी, उसकी क्वांटिटी बतानी कि एक कप मंगाया जी, तो अ कप ही आएगा, यहां पे दा कैसे आ जाएगा? चलो जी, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, थोड़ा सा डिटेल में जाके लगती हैं चीजें पता। आ जाओ नेक्स्ट बात। कल मैं अपने अनअकैडमी वाले वो पेड बैच होते हैं उसके अंदर भी बात कर रहा था कि जो मेरे पढ़ाने का तरीका है ना, उसको पचाने के लिए बच्चे ऐसे चाहिए जो, समझ रहे हो। वैसे मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास क्राउड, या तो ये कह लो कि मेरा नेचर ही ऐसा है कि एक दो दिन में बच्चा समझ जाता है कि या तो इसी से पढ़ना है या फिर इससे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मेरी एक दो क्लास लगाने के बाद बच्चा एकदम बीच में नहीं रहता, मेरे पास बच्चा बिल्कुल क्लियर हो जाता है, या तो इसी से पढ़ना है और या फिर इससे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो क्लियर हो जाता है। तो मैं कल भी अपनी क्लास में कह रहा था कि जैसे शहर के बच्चे नहीं होते, शहर के बच्चे जब गांव में जाते हैं तो उनको ना निखड़ू दूध दे देते हैं। कहने का मतलब भैंस का प्योर दूध, बिना पानी मिला हुआ, बिल्कुल प्योर दूध, तो उनको लूज मोशन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कंटेंट है ना, ये निखड़ू दूध ही है। इसको पचाने के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बढ़िया होना चाहिए। अगर आप वही फिर आप डबल टोन्ड दूध ही पियोगे, पानी मिला हुआ दूध ही पियोगे। अगर आपको ओरिजिनल कंटेंट चाहिए तो फिर थोड़े से घिसे हुए बालक होने चाहिए, थोड़ा सा जिनका दिमाग खुला हुआ हो। फादर इन हिम, अब देखो जरा ध्यान से समझना। अब यहां पे जो फादर शब्द है ना, यहां पे ये जो शब्द है फादर, आप इस कॉमन नाउन को, वैसे तो फादर फादर्स पिता और बहुत सारे पिता, तो ये जो कॉमन नाउन है बेसिकली आप इसको यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में ले रहे हो। उसके अंदर का पिता, उसके अंदर का पिता, उसकी बेटी की ये जो कंडीशन थी, एलिंग कंडीशन, एलिंग जो उसकी डॉटर थी, उसकी कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो आपने सुना होगा द क्रिकेटर इन हिम, द जज इन हिम, द क्रिकेटर इन हिम, द जज इन हिम। ये वर्ड सुने कि नहीं सुने? द फ्रेंड इन हिम, उसके अंदर का जज, उसके अंदर का दोस्त, उसके अंदर का क्रिकेटर, उसके अंदर का पिता, उसके अंदर की मां। तो इस केस में ये जो शब्द है ना भैया, ये जो फादर शब्द है, अब ये कॉमन नहीं होता, अब ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब आप एक कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज लेते हो तब भी उससे पहले द आर्टिकल लगाते हैं। ये चीजें सुन रखी होंगी आपने, मुझे लगता है। जब आप एक कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट की तरह से यूज लेते हो तब भी कन्वेंशन है कि उससे पहले द लगाया जाए। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताइए। अब आपने पढ़ा होगा ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अपने प्राइमरी पर्पस के लिए जब यूज किए जाते हैं तो इनसे पहले कोई आर्टिकल मत लगाओ। यू शुड गो टू स्कूल, ना कि द स्कूल या अ स्कूल। स्कूल, कॉलेज, चर्च, प्रिजन, ये सब। अब यहाँ पे क्रिमिनल्स को रखने के लिए ही जेल बनाई गई है, इसको प्राइमरी पर्पस है इसका। वो क्रिमिनल जो जेल में होते हैं, क्रिमिनल्स को रखने के लिए जेल बनाई गई है, तो ये प्राइमरी पर्पस है, तो यहाँ पे द आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ कि ना? लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं आई एम गोइंग टू द जेल टू मीट माई अंकल, मैं जेल जा रहा हूं अपने अंकल से मिले, अंकलों से मिलाना, ये कोई प्राइमरी पर्पस नहीं है। प्राइमरी पर्पस क्या? जेल का कैदियों को बंद करना, क्रिमिनल्स को बंद करना। तो यहां पे ये जो क्रिमिनल्स हैं जो जेल में हैं,
तो इस जेल का यहाँ पे पर्पस बताया जा रहा है कि बेसिकली क्रिमिनल्स को रखने वाली जगह, तो यहाँ पे द जेल नहीं आएगा, सीधा जेल आएगा। स्कूल कॉलेज चर्च स्कूल कॉलेज चर्च जेल प्रिजन टेम्पल मार्केट बेड, ये अगर अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो तो इनसे पहले किसी आर्टिकल का यूज ना करें। इसमें बताइए जरा, काम चल रहा है आयुष तोमर, एरर प्रो पे भी काम चल रहा है यार, मैं खुद ज्यादा परेशान हूं। ये वोकैब प्रो जो है ना 2 साल में बन के तैयार हुई थी, 2 साल में, हर महीने इस पे, अब तुम्हें ऐसे लगेगा कि पता नहीं कितना कमा लिया होगा सर ने इस वोकैब प्रो किताब से। हर महीने इस पे 2 कंटेंट राइटर लगे ही रहते थे, 20-20 हजार रुपए जिनकी तनख्वाह होती थी, और ये 2 साल में बन के तैयार हुई है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन जब मीट होगी ना तभी मैं एरर प्रो को लॉन्च करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 महीने में लॉन्च हो जाएगी। उसमें हर चैप्टर के 200-250 सवाल होंगे, उसको करने के बाद आपको उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। उस किताब को 1-2 बार निकाल देना, मिसलिनियस आसान लगने लग जाएंगे, बहुत आ जाएगी 1-1.5 महीने में, और तब तक उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। प्लेंटो पैरामाउंट, एसपी बख्शी, मिरर ऑफ कॉमनर्स, तीनों किताबें बहुत अच्छी हैं, कोई 2 भी कर सकते हो, तीनों भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। वी हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर, अब यहां पे आपको पता है द पुअर द, इनका मतलब क्या होता है, सारे गरीब लोग, सारे अमीर लोग, हाँ कि ना। तो भैया ऐसे ये नीडी भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे द नीडी लिखोगे तभी तो बात बनेगी। नीडी एडजेक्टिव अकेला कैसे लिख दिए, एंड तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एंड तो एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक को ज्वाइन करती है। अगर इस साइड पे तुम द प्लस एडजेक्टिव लिख के आपने एक नाउन बना दिया, ये द पुअर का मतलब गरीब लोग, तो कॉमन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गया, अब तो इस साइड पे भी तो नाउन आएगा ना। ये नीडी तो एडजेक्टिव होता, तो जब तक द नीडी नहीं लिखोगे तब तक ये एंड से कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। और दूसरी बात, ये फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये एंड कंजंक्शन से जुड़ने के बाद ये दोनों अगर ऑब्जेक्ट बनेंगे तो दोनों नाउन होने चाहिए, इसलिए भी द आएगा। 3-4 तरीके से समझ सकते थे। एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इधर नाउन है तो इधर भी नाउन क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए तो इधर नाउन क्रिएट करना पड़ेगा, और द नीडी लिखना पड़ेगा, तभी तो इसका मतलब जरूरतमंद लोग बनेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताइए जरा, when the house was set on fire, अब यहां पे जो फायर आग होता है, ये कैसा नाउन है, क्या आग को माप सकते हो, गिन सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर स्पेसिफिक कर रखा है, अगर स्पेसिफिक कर रखा है, अगर मैं कहूं द फायर विच वॉज स्टार्टेड बाय दोज दैट मॉब, वो आग जो से उन मॉब ने लगाया था, तो स्पेसिफिक हो गई, तब तो द आ सकता है। अगर स्पेसिफिक नहीं कर रखा, अगर आपने उसको स्पेसिफिक नहीं कर रखा, नॉर्मल आग की बात करनी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहां पे आप लिखोगे सेट ऑन फायर, ना कि द फायर। यहां पे इस फायर को कोई स्पेसिफिक करने वाला शब्द नहीं है, तो यहां पे द फायर नहीं आएगा, सीधा फायर आएगा। इसमें बताइए जरा, एक भाई कह रहा है सर कल बुक लाइए और कुछ पेज दिखाइए। ऐसा थोड़ी होता है कि यार बुक बन रही है, उसका एक पेज एक दिन छपता है, एक दिन पेज छपता है, और कुछ पेज छप चुके और कुछ नहीं। अभी तो सारी कंप्यूटर में पड़ी है भैया, अभी तो सारी कंप्यूटर के अंदर पड़ी है, उसमें एडिटिंग चल रही है, उसके फॉन्ट इधर उधर हो जाते हैं। पेज मेकर में जाती है तो हिंदी के फॉन्ट इधर उधर हो जाते हैं, अभी टाइपिस्ट मिल नहीं रहे लॉकडाउन के चलते। बन जाएगी, टेंशन ना लो, 1-1.5 महीने में हो जाएगी लॉन्च। यू आर लैकिंग इन एक्सपीरियंस, मतलब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, वरना अदरवाइज तुम एक वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट हो। अब आपने पढ़ा होगा, मुझे बताओ जरा इसमें क्या एरर है। अगर मैं कहूं दिस इज फैन, इसमें क्या गलती है, दिस इज फैन, इसमें क्या गलती है,
दिस इज फैन। अब तुम्हें पता है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उससे पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर लगाना जरूरी होता है। दिस इज माई फैन, योर फैन, दिस इज दैट फैन, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिखना जरूरी है। और अगर कुछ ना लिख मतलब कुछ ऐसा वर्ड लिखना हो जिससे मीनिंग में चेंज ना आए, सबसे सिंपल डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। तो दिस इज अ फैन लिख देते हैं अपन। तो वही बात है, मुझे बताओ कैंडिडेट कैंडिडेट्स, ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैंडिडेट कैंडिडेट्स, ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो आएगा ना। तो यहाँ पे क्वालिफाइड और वेल आपने लिख दिया, ये क्वालिफाइड एडजेक्टिव है, ये वेल आपका एडवर्ब है। इससे पहले यहाँ पे आर्टिकल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जब आप एक एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन लिखते हो तो यहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं अपन। ही बॉट अ वेरी बिग हाउस, हाउस से पहले आया बिग, बिग से पहले आया वेरी, और यहाँ पे आता आर्टिकल आता तो वो नाउन के लिए है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे अ वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब ये कुछ वोकैब के सवाल हैं, जल्दी जल्दी बताओ जरा। सिनोनिम बताओ, सॉलिटरी का सिनोनिम बताओ, सॉलिटरी का सिनोनिम बताओ। सॉलिटरी का सिनोनिम बताओ। सॉलिटरी माने अकेला, सॉलिटरी माने अकेले रहने वाला, सिंगुलर है ना। स्टबन माने होता है जिद्दी। स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। अगर कोई पर्सन सेंसिबल है, अगर कोई पर्सन सेंसिबल है तो इसका मतलब उसके अंदर सेंस है, सोच समझ के काम लेने वाला, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा जी सिंगुलर। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे देते हैं, जैसे जेल में जो ज्यादा हुड़दंग मचाता है उसको अकेला छोड़ देते हैं डार्क रूम में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते हैं उसको। अकेले कन्फाइन कर दिया, अकेले एक जगह बंद कर देना। एंटोनिम बताइए, फ्रेंडशिप का एंटोनिम बताइए, फ्रेंडशिप का एंटोनिम बताइए। एरोगेंस होती है जी अकड़। स्लेवरी होती है बेसिकली दास प्रथा जिसको बोलते हैं, किसी के अंडर में होना, दास होना। एमिटी होता है भाईचारा, एमिटी यूनिवर्सिटी से याद कर लो, वहां पे लोग जो होते हैं दोस्ती से रहते हैं। एमिटी रूट वर्ड भी है, भाईचारा इसी से एमिकेबल, एमिएबल ये सब शब्द बने होते हैं। एनमिटी, एनिमी से याद कर लो, आपका जो एनिमी होता है उसके लिए आपके मन में एनिमिटी होती है, तो फ्रेंडशिप का उल्टा हो जाएगा जी एनमिटी। इस इडियम का मतलब बताइए, होल्ड वाटर, होल्ड वाटर, होल्ड वाटर। अगर आप किसी को कहते हो योर स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, योर स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारी स्टेटमेंट में कोई दम नहीं है, तुम्हारी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तुम्हारी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। तो यहां पे अगर समथिंग होल्ड्स वाटर दैट मींस इट इज वैलिड, समथिंग डजंट होल्ड वाटर तो इसका मतलब दैट इज नॉट वैलिड। इसमें बताइए, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, एक ऐसा पर्सन जो अपने इंटरेस्ट की सोचता हो, हमेशा अपने से ही मतलब हो, जिसको दूसरों से मतलब ना हो, खुद से ही मतलब हो, अपने आप में ही सब कुछ, जो हूं मैं ही हूं, दुनिया में और कोई कुछ नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। एथिस्ट होता है जो भगवान में यकीन ना करता हो। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। ईगोइस्ट होता है जो बेसिकली घमंडी, जिसको अपने आप से ही मतलब हो, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है? इग्नोरेंस, किसी चीज पर ध्यान ना देना, इग्नोरेंट पर्सन इग्नोरेंस शो करता है। इन्फ्लुएंस, किसी पर प्रभाव। इंपीचमेंट प्रोसेस वो होता है, जैसे आपने सुना होगा राष्ट्रपति वगैरह को निकालने के लिए इंपीच कर देते हैं, उसको इंपीचमेंट प्रोसेस चला देते हैं। इटिनरेंट की स्पेलिंग गलत है। इटिनरेंट का मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसा पर्सन जो एक जगह ना रहता हो, चलता फिरता भटकता घूमता रहता हो। अब आपने मार्क्स कमेंट कर दो, मैं आपको बैचेस का बता देता हूं। बच्चे जून महीने में अभी डेट थोड़ी सी कल मैंने बता दी थी, वैसे हल्की फुल्की इधर उधर हो सकती है शायद, वो 21 के आसपास, 21 जून के आसपास मेरे 2 बैचेस लॉन्च होंगे। एक मेरा वोकैब का बैच लॉन्च हो रहा है, पिछले महीने भी एक वोकैब का बैच लॉन्च आया था, उसमें जो वर्ड करवाए थे वो भी आपको नजर आएंगे। अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरे चलते हुए बैच, मेरे खत्म हुए हुए बैच सब दिखेंगे आपको। तो पिछले महीने जो वोकैब का बैच आया वो आपको देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट बैच है। पिक्चर्स के थ्रू वोकैब, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब। वोकैब का तुम कंटेंट देखोगे ना तो मुझे खुद बताओगे कि सर ऐसा कंटेंट नहीं देखा, इसके पीछे मेहनत दिखती है। हर एक वर्ड को याद कराने के लिए किसी मूवी से रिलेटेड फोटो, और ऐसा कोई टेपा हुआ माल नहीं है, खुद सारी डाउनलोड करके फोटोज डालनी है सारी, तुम्हें लगेगा दम उसके अंदर।
तो जो वोकैब का बैच है उसी को कंटिन्यूएशन में समझ लो कि 1 महीना पहले वोकैब पढ़ा दी और आगे भी चलती रहेगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वोकैब की क्लास हुआ करेगी और एक आपका प्रैक्टिस का बैच आएगा। प्रैक्टिस बैच में मिसलिनियस एरर की प्रैक्टिस कराऊंगा थर्सडे फ्राइडे को। और जो लोग थ्योरी में इंटरेस्टेड हैं तो 18 तारीख को चालू हुआ था जी, 18 मई को बैच। इसकी आज मैं 11वीं क्लास लूंगा। सैटरडे संडे को पढ़ाता नहीं हूं इसलिए क्लासेस कम होती हैं, तो 11वीं क्लास इसकी मैं आज लूंगा। पीछे की आप 10 क्लासेस अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो तो आप AVS 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले लेना, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि थ्योरी का जून के महीने में कोई बैच नहीं आया, वही 18 के आसपास ही जुलाई के महीने में बैच आएगा। अगर तब तक इंतजार कर सकते हो तो वो कर लेना, नहीं तो फिर इसमें कर लेना। ठीक है जी, आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। रात को 10 बजे मिलते हैं CPO के पेपर डिस्कशन में। उसका लिंक मैंने पहले ही शेयर कर दिया, एक बार दोबारा भी शेयर कर दूंगा 9:30 के आसपास। आज के लिए गुड नाइट।